मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा एक बार इस लहंगे को पहनकर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहार ही रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपनी होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की, ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वो कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी
कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वह ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो। मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है, इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे मगर मीरा की माँ के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया, लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए, मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।
इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे। अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता, 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 संगीता। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है? कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे अरे अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप
इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है, हम सबके बीच। जय हिंद सर। जी सर, पता चला है कि रघु होटल में खाना खाने गए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी सर। सर मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। सर आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? अरे सर ऐसा नहीं है, ये आप ही का तो होटल है और आपके आने से तो हमारे होटल की रौनक बढ़ गई है। पता चला है कि तुम्हारे होटल में खाना खाने आए लोग गायब हो रहे हैं। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होता है, इसलिए आसपास के होटल वालों की बिक्री बंद हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। जी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, मैं इस पर नजर रखूंगा सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी बॉस। रघु, ये क्या चल रहा है? एक हफ्ता हो गया और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। बॉस, लोग डर गए हैं और पुलिस का भी आना हो गया, तो गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना रघु, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम का नुकसान होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉस, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे काम के लिए भी। अब से 50 रुपए में नहीं, बल्कि 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए, सस्ता भी स्वादिष्ट भी। आइए आइए, 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए। चलिए भाई साहब, खाना खा लीजिए, कुछ चाय पानी कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए में। अरे नहीं भाई, तुम्हारे खाने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे होटल का खाना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे भाई, भूख नहीं है मुझे, जाने दो। भूख नहीं है तो क्या हुआ, चलकर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए। भैया मेरा नाम भोला है, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। अरे आप सही जगह आए हैं, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। पर भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आखिर जरूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो वो इंसान ही कैसा। भैया आप बड़े दयालु हैं। अरे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, यहीं पास में मेरा होटल है, वहाँ का खाना खाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, चल तू भी खड़ा हो जा और काम पर लग जा। ये सब क्या है, मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे ताकि हमें और सोना मिल सके। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आप, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं,
खाना खाने आया हूँ तुम्हारे होटल का। सर, होटल तो बंद हो चुका है, फिर भी देखता हूँ कुछ हो आपके लिए तो। सर, ये दाल रोटी ही बची है, आप इसी से काम चलाइए। ये आवाज कैसी है? सर, वो होटल का इंटीरियर ठीक करा रहा हूँ। अगर तू काम करने से मना करेगा तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। क्यों जिद कर रहा है? यही तेरी नियति है। अच्छा, तो ये काम हो रहा है होटल की आड़ में? हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ मुजरिम होते हैं वहाँ हम जैसे पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाते हैं। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मासूम लोगों को यहाँ लाते हो गैर कानूनी काम करवाने के लिए। अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। नहीं रघु, इसे भी काम पर लगाओ ताकि इसे देखकर बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ मेरे काम को कोई मना नहीं कर सकता है। ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, तेरी गुलामी करने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु, पहले इस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगा, उसके बाद इस कमीने को। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और इन लोगों को भी आजाद कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मरना तो तुझे होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने ही आया हूँ। रुक जाओ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस माल्या ने इसी कानून की धज्जियां उड़ाई थी आज से 3 साल पहले। मैं इसी भीमापुर गांव का थाना इंचार्ज था, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन इन लोगों ने खाने में नींद की गोली मिलाकर मुझे और मेरे साथियों को थाने में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि मेरे पास इस माल्या के खिलाफ सबूत था। आप एक पुलिस वाले होकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कभी कभी इन जैसे मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून के दायरे से हटकर कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है। डरो मत, अब तुम सब आजाद हो। भाईजान, दुश्मन वहां उस पहाड़ी के पास है। चलिए इन हथियारों का सारा लोहा दुश्मनों के जिस्म में उतार कर उन्हें जहन्नुम की सैर करवा देते हैं। ये आवाज तुमने निकाली? नहीं भाईजान, हमने तो कोई आवाज नहीं निकाली।
कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। हेलो माँ, प्रणाम। अरे आपकी उम्र बहुत लंबी है माँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। जी हाँ, मुझे अगले महीने छुट्टी मिल जाएगी, मैं घर आऊंगा। हाँ माँ, पक्का आऊंगा। रखता हूँ, बेस कैंप जा रहा हूँ माँ, आपको रात में कॉल करता हूँ। प्रणाम। ओए, भारत माँ के बच्चे, छुपता कहाँ है? बाहर निकल, बाहर। हमने तो सुना था भारत माँ के फौजी बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन तू तो डरपोक निकला, जो चूहे के जैसे बिल में छुपा है। बिल में हम लोग नहीं, तुम लोग छुपते हो, इसलिए छुपकर पीछे से वार करते हो। अगर बहादुर होते तो सामने से वार करते। ऐसा है तो एक बार बाहर आ जा, फिर हम सामने से ही वार करेंगे। लगता है फौजी डर गया। मैं हिंदुस्तानी शेर हूं, और शेर तुम जैसे गीदड़ों से नहीं डरता। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों को ढेर कर देगा। अबे फौजी, बाहर आ तो सही, देखते हैं फिर कौन किसको ढेर करता है। और ये भाषण देना बंद कर, तू अकेला है और हम 3, तेरी मौत पक्की है। अगर बचना चाहता है तो अपनी जान की भीख मांग हमसे। चूजे की औलादों, हम भारत माँ के फौजी हैं। तुम जैसे आतंकवादी 3 हो या 300, हम किसी से नहीं डरते। बहुत बरसाली गोलियां, अब इंडियन आर्मी की बारी है। आप कौन? और यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरा नाम मकसूद है, ये मेरा ही घर है। झूठ! ये घर तो कब से खाली पड़ा है, और यहाँ कोई नहीं रहता। आपने सही कहा बेटा, ये घर कई सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि हम घर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अपनी आईडी दिखाइए। नहीं, आगे मत बढ़ना। बेटा, आपकी हालत बहुत खराब है, आपको इलाज की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। गोली लगने से आपका खून बहुत बह रहा है, और ऐसे में इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है बच्चे। रुक जाओ, इसे गोली लगी है, इसे मत मारो। चुप कर बुड्ढे,
तेरे जैसे लोगों की वजह से हम कश्मीर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कौम का नाम बदनाम करने वाले, तेरा नाम क्या है? मकसूद, अब चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना फौजी से पहले तू जान से जाएगा। और फौजी, सुना है हिंदुस्तानी सेना हम लोगों का खात्मा करने की तैयारी में है। बता तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों? मरने से डर लग रहा है, इसलिए प्लान जानना चाहता है? मरने का डर हमें नहीं, तुझे होगा फौजी। अब जल्दी से बोल, तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं तो तुम्हारे शरीर में छेद ही छेद कर देंगे। मारना है तो मार दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। देश के साथ गद्दारी करना तुम्हारे देश में होता होगा, हमारे देश की आर्मी में नहीं। तू जो चाहे बोल ले फौजी, बताना तो तुझे पड़ेगा। चाहे तू इसे गद्दारी बोल या अपनी जान की कीमत। बता क्या प्लान है तुम्हारा? कहा ना, मरूंगा तो मर जाऊंगा, मगर देश से गद्दारी नहीं करूंगा। तू ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे। अब भी जवाब वही है, मरता हूं तो मर जाऊंगा, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करूंगा। क्यों जिद कर रहे हो बेटा? बता दो इन्हें, नहीं तो ये लोग तुम्हें सच में मार डालेंगे। अगर मरने से डरता बाबा, तो देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाता। जब तक जीऊंगा, देश के लिए जीऊंगा। वाह बेटा वाह, हमें गर्व है उस माँ पर जिसने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया है। अबे ओ कौम के दुश्मन बुड्ढे, बंद कर हिंदुस्तानी फौजी की तारीफ करना, और ये आखिरी चेतावनी है। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही आर्मी ऑफिसर था, रिजवान शेख। देश के लिए उसने अकेले 10 आतंकवादियों को मारा था, लेकिन एक दिन एक आतंकी ग्रुप ने उसकी हत्या कर दी। मतलब तू हमारे दुश्मन का बाप है? दुश्मन हम नहीं तुम हो, जो हमारे देश हिंदुस्तान को खत्म करने का सपना देखते हो। लेकिन जब तक हम जैसे देशभक्त इस जमीन पर हैं, तुम जैसे लोग हिंदुस्तान की शांति कभी भंग नहीं कर पाओगे। लगता है बुढ़ा पागल है। पागल मैं नहीं, तुम हो, जो चंद रुपयों की खातिर मासूम बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारने के लिए हथियार उठा लेते हो। मजहब के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेलकर इस्लाम को बदनाम करते हो। इंसान से इंसानों की हत्या करवा के खुदा के नेक इरादों की हत्या करते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा हमें? हाँ, तू मरने के लिए तैयार हो जा बुड्ढे। जो पहले से ही मरा हुआ हो, उसे तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं मार सकता। देश का ख्याल रखना